हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम देखेंगे। ये सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का ड्राइंग का सेकंड चैप्टर है और मैं स्लैब को बाद में कराऊंगा। बुक में आपके स्लैब पहले दिया हुआ है, बट स्लैब एक ऑर्डर में चलने पर स्लैब हमेशा बाद में आती है। पहले बीम के बारे में समझना चाहिए, जैसा कि आपकी थ्योरी की बुक्स में भी दे रखा है। ठीक है, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, इसके बाद टी बीम, इन चारों के बारे में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको एग्जाम्स में इससे काफ़ी बेनिफिट भी होगा। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं ले जाऊंगा ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके। सो आई होप ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल हो सके। तो चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे, यानी कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज मैं सिविल सेकेंड ईयर का अगला चैप्टर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम लाया हूँ। इस टॉपिक में आपके चार सब टॉपिक हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड है, डबली रीइंफोर्स्ड है, इसके अलावा आपकी कैंटिलीवर बीम है और कंटिन्यूअस बीम या फिर इसे हम टी बीम भी कहते हैं, वो बीम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चारों छोटे छोटे हैं और इसको बेसिक चीज़ें जो आपको थ्योरी के बारे में जाननी है वो आपकी थ्योरी क्लासेस के अलावा ड्राइंग में क्या आपको करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ड्राइंग में आपका जो सबसे पहला है सिंगली रीइंफोर्स्ड या बीम का कोई भी टाइप हो, जो ड्राइंग आपको बनानी है, ड्राइंग के लिए सबसे ज़रूरी होती है वो चीज़ होती है डिज़ाइन। ठीक है, अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डिज़ाइन अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया तो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर ही आप ड्राइंग कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आसान आया तो उस केस में हो सकता है आपको सारी बीम की डायमेंशंस आपको दे दी जाएंगी और डायमेंशंस दे के आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो बीम की ड्राइंग मुश्किल नहीं है, जो मेजर पार्ट है वो है डिज़ाइन का या फिर डायमेंशंस दी हो, डायमेंशंस को समझने का। और क्योंकि बीम में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डायमेंशंस एग्जाम में कभी नहीं आती, ना आएंगी, वो आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी और प्रॉपरली एज्यूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको उसके लिए बेसिक थंब रूल्स पता होने चाहिए कि डायमेंशंस को मेज़र कैसे किया जाता है, या अगर एज्यूम करना हो तो एज्यूम क्या किया जाता है। ठीक है, तो मैं उन्हीं पे पहले बात करता हूँ। तो अभी इसको हटा देते हैं। देखिए, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ऐसी बीम जिसमें सेक्शन हो, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, अब इसमें आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होगी तो नीचे इसका टेंसाइल जोन होगा और ऊपर इसका कंप्रेसिव जोन होगा। पर क्योंकि सिंगली रीइंफोर्स्ड है, मतलब इस पे लोड काफ़ी कम आ रहे हैं, इस वजह से इस बीम पे बहुत ज़्यादा हम जो ऊपर वाली रीइंफोर्समेंट होती है उस पर ध्यान नहीं देते, ज़्यादा ध्यान देते हैं नीचे वाली रीइंफोर्समेंट पे, क्योंकि सारा जो टेंसाइल फोर्स है, जो ये बीम ऐसे झुकेगी, इसकी झुकने की जो टेंडेंसी होगी उसको रेजिस्ट करने के लिए ये नीचे वाली जो बार होगी यही सारा रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ये मेन बार है, ऊपर वाली एंकर बार है, ये डेप्थ ऑफ बीम है। ठीक है, अंदर से अंदर, सपोर्ट के अंदर से अंदर क्लियर स्पैन होता है और सेंटर से सेंटर इफ़ेक्टिव स्पैन होता है। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, पता ही होंगी, इफ़ेक्टिव स्पैन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, वो है स्टिरप्स। ठीक, स्टिरप्स बराबर दूरी पर डाले जाते हैं। वैसे तो बेसिक रूल तो बराबर दूरी का नहीं होता है, पर क्योंकि आपके लेवल में सिर्फ वर्टिकल स्टिरप्स की ड्राइंग में साफ साफ लिखा है ओनली वर्टिकल स्टिरप्स, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज स्टिरप्स का तो भाई आपको पता है, मैं बता चुका हूँ पीछे कि आपको वो शेयर फोर्स रेजिस्ट करने के लिए होता है और शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एंड्स पर ज़्यादा होती है, मतलब इस सपोर्ट के बिल्कुल कॉर्नर्स पर शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए स्टिरप्स को यहाँ पर थोड़ा पास पास रखा जाता है और बीच में आके उनकी दूरी बढ़ा दी जाती है। ये बेसिक रूल है, आपको इक्वली मानना है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स मत करिए, ड्राइंग आप इतनी नहीं कर पाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको सिंपली उसको इक्वल डिस्टेंस स्टिरप्स को मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक थंब रूल ये है कि आपकी एंकर बार्स अगर 8 mm की हैं और आपको स्टिरप्स के लिए कोई डायमेंशन नहीं दी है तो आप स्टिरप्स को इक्वल्स टू एंकर बार मान लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, मेन रीइंफोर्समेंट का जो डाया होगा वो हमेशा बड़ा होगा इन दोनों बार से, एंकर बार से और स्टिरप्स से। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, इस टाइप की बेंट अप बार। ठीक है, बेंट अप बार भी शेयर फोर्स के रेजिस्टेंस के लिए होती है, वो सपोर्ट से थोड़ा सा आगे बनती है। सपोर्ट मतलब जो आपकी क्लियर स्पैन है उसके रिस्पेक्ट में L/4 से L/7 तक बनती है। ठीक है, तो अब L/4 से L/7 का मतलब है कि ये जो क्लियर स्पैन है इसको बटे 4 और बटे 7 करें तो इस पॉइंट से वो दूरी आपको मिल जाएगी, उसी दूरी के रिस्पेक्ट में इसको बेंट अप हम दे देते हैं। ठीक है, तो बेंट अप की शेयर फोर्स के रेजिस्टेंस के लिए है, स्टिरप्स भी इसी काम के लिए। ठीक, तो ये आपकी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हो गई। अब इस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का फिगर कैसे बनाते हैं? देखिए, फिगर बहुत आसान है, क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पर दिखने लगा होगा।
पहले क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होगा और अगर आप डिज़ाइन करेंगे तब भी यही वैल्यूज़ निकल के आएंगी, कुछ ऐसी आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर स्पैन हमें दिया है 4 मीटर का, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन दिया है 4.6 मीटर का। अब जो यहाँ पर डिसाइसिव पॉइंट है वो है स्पैन और बार का डाया, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए एक चीज़ है 4 मीटर, ठीक है, और बार का डाया आपको दिया है 8 mm 5, ठीक। एक चीज़ mm में दिया है, दूसरा मीटर में दिया है, डायमेंशंस का बहुत डिफरेंस है। अगर आप ऐसे में स्केल कोई ऐसा मान लेंगे जिस पर ये दोनों फिट ना है, एक पे ये अगर आप इसको बड़ा करना चाहेंगे तो 4 mm बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करना चाहेंगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि आप बना ही नहीं पाएंगे। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्केल कुछ ऐसा नापे या माने जिस पे आप आराम से अज्यूम कर लें, ठीक है। तो जो बीम का केस है, बीम के केस में ध्यान रखिएगा स्केल जनरली 1:25 से लेके 1:100 तक जाता है। इससे ज़्यादा हम स्केल वेरी नहीं करवाते। अभी हम 1:25 का ले रहे हैं, आप लोग इसको स्केल से डिवाइड करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएंगी, ठीक है। अब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के साथ जो फिगर बनानी है, फिगर बनाने के साथ क्या, देखिए बिना स्केल के भी फिगर बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर ये ड्राइंग है और कुछ कंफर्म ऐसा डाटा नहीं है, और जो सही तरीका है वो यही है कि आप स्केल के साथ फिगर बनाएं, ठीक है। तो स्केल आपको बनाना पड़ेगा, स्केल के साथ आप फिगर कैसे बनाएंगे, जैसे क्लियर स्पैन आपको दिया है 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फिगर बनेगी, पहली लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो लंबाई वाली फिगर है जिसमें आपको मैंने अभी बना के दिखाया था उस टाइप की, और दूसरी बनेगा इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में आपको सेक्शन बना के दिखाना पड़ेगा कि इसमें कितनी बार्स पड़ी हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है क्लियर स्पैन 4 मीटर का, ठीक है। तो 4 मीटर के क्लियर स्पैन का मतलब है 4 डिवाइडेड बाई 25, ये आएगा आपका 0.16 मीटर, ठीक है। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ रहा है 160 mm, ठीक है, यानी 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो आपका इफेक्टिव स्पैन दिया है 4.6 मीटर, या अगर इफेक्टिव स्पैन को छोड़ भी दें, मतलब क्योंकि देखो सपोर्ट को ही इफेक्टिव स्पैन में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट आपका 300 mm है तो 300 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू हुआ 12 mm, ठीक है। ये आ रहा है 12 mm, ठीक है। तो पहले मैं यहीं पे सपोर्ट की कुछ डेप्थ ले रहा हूँ ताकि बाद में आसानी हो, ठीक है। और अब इधर इसको ठीक है, दोनों तरफ हमने बढ़ा लिया। बीम की डेप्थ ऑफ बीम आपको दे रखी है। सपोर्ट पहले मैं यहाँ पे बना लूँ इसका एंड वाला, और इसको यहाँ पर जिगजैग लाइन से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आपको बीम की डेप्थ बतानी है। बीम की डेप्थ है 530 mm, ठीक, 530 to 21.2 mm, ठीक है। 21.2 mm मतलब लगभग 22 mm। एग्ज़ाम में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीम स्लैब इन फिगर्स में जो भी फिगर आप बनाएं वो डायमेंशंस के हिसाब से एक्यूरेट लगनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डेप्थ हो गई, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ बीम के बाद इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी रीइंफोर्समेंट दिखानी है और क्रॉस सेक्शन दिखाना है, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन और रीइंफोर्समेंट के लिए सबसे पहले तो इसमें मेन बार 14 mm की। अब यहाँ मैं एक थंब रूल बता दूँ या एक ट्रिक बता दूँ, देखिए 14 डिवाइडेड बाई 25 आ रहा है 0.56 mm, ठीक है। और अगर मैं 8 डिवाइडेड बाई 25 करूँ तो आ रहा है 0.32, ठीक है। तो ना आप 0.3 बना सकते हैं ना आप 0.6 बना सकते हैं, ठीक है। पेंसिल से, ये तो मेरा मोटा मार्कर है, पेंसिल से ही बनाएंगे तो इतना पतला नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप एक सिंगल पेंसिल लें और बार को बस जितना मोटी बार एक बार में बन सकती है उतनी ही बनाएं, उस पर ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, एक चीज़ और, इसमें कवर आपको और दिखाना पड़ेगा, इफेक्टिव कवर नीचे से, और जितना इफेक्टिव कवर नीचे से होगा उतना ही कवर ऊपर से छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के कवर होते हैं, एक कवर यानी कि नीचे से बॉटम वाला,
और एंड कवर, ठीक है। तो ये वाला कवर अगर आपको दिया है तो ठीक है, वरना 15 से 25 mm के बीच कुछ भी मान लें। और एंड कवर इन जनरल 35 mm से 40 mm के बीच रखा जाता है, ठीक है। एंड कवर आपका जो बार आती है उसके साइड से छोड़ा जाता है, और ये दोनों कवर 15 से 25 वाले नीचे और ऊपर से छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इस कवर में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई इसकी डायमेंशन को ऊपर से थोड़ा छोड़ देना है, ठीक है। अगर मैं 25 mm भी मानूँ तो 25 डिवाइडेड बाई 25 1 mm, ठीक है। तो यहाँ से 1 mm ऊपर और 35 डिवाइडेड बाई 25 कुछ खास आना तो नहीं है वैसे, फिर भी मैं अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो करके दिखा दूँ 1.4, ठीक है। तो इसको भी आप 1.5 mm से ज़्यादा नहीं मान सकते, तो हम लोग लगभग इक्वली मान लेते हैं क्योंकि इतनी माइनर डायमेंशन को नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ से ठीक है, ये आपकी मेन रीइंफोर्समेंट बार हो गई। अभी मैं इसको हुक बाद में बनाऊंगा इसके, ठीक है। और ऊपर आपकी एंकर बार हो गई, ठीक। अब इस चक्कर में ना पड़िएगा कि एंकर बार की डायमेंशन कम है तो उसको पतला बनाएं, क्योंकि देखिए डिटेल ड्राइंग अच्छी बात है, होती है, बट एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होगा। अगर आपके पास हो, आप बहुत जल्दी करने वाले हो, परफेक्शनिस्ट हो, तो भले ही कर लो, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ उसको थंब रूल की तरह बिल्कुल याद कर लो कि आपको ऊपर नीचे सेम लाइन खींच देनी है। डायमेंशन लिखोगे तब क्लियर कर देना कि कौन सी डायमेंशन कितनी है, ठीक है। यहाँ पर हुक्स आपके होंगे बार में, ठीक है। ठीक, ये वाला थोड़ा सा बड़ा होगा और ठीक है। तो हो गए, अब आपकी मेन रीइंफोर्समेंट हो गई और एंकर बार हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको स्टिरअप्स बतानी है। स्टिरअप्स के लिए क्या करना है स्टूडेंट, अब स्टिरअप्स को देख लेते हैं। देखिए स्टिरअप्स का क्या है, मैं क्या रोल है स्टिरअप्स का वो तो पीछे बता ही चुका हूँ। स्टिरअप्स आपको, स्टिरअप्स के लिए जो डायमेंशन दी है वो दी है 8 mm 2 लेग्ड स्टिरअप्स, ठीक है। अब 2 लेग्ड स्टिरअप का मतलब वो तो आपको सेक्शन में दिखेगा, 2 लेग इसमें तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको जो स्टिरअप्स हैं उनके बीच में 300 mm का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। एक स्टिरअप से दूसरे स्टिरअप के सेंटर तक। वैसे तो ये अगर आप कोई बार अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो उसकी कोई थिकनेस होगी, तो उसके सेंटर से दूसरे के सेंटर के बीच की दूरी ये होती है स्टिरअप के बीच की दूरी, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर आप इतना तो नहीं दिखा सकते, सिर्फ एक लाइन दिखानी है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी स्टिरअप्स की दूरी है। तो इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, एक सेकेंड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है 12 mm, ठीक है। मैंने स्केल पे चेंज किया तो ये आ रही है 12 mm, ठीक है। तो आपको सिंपली अब एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है कि शियर फोर्स मैक्सिमम सपोर्ट के एंड पर होता है, मतलब सपोर्ट के अंदर वाले किनारे पर, ठीक है। तो इसके आगे स्टिरअप्स को ले जाने का कोई पर्पज़ नहीं है, फिर भी हम एक डाल देते हैं। तो आप स्टार्टिंग यहीं से कर लें और एक बार सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि 12 mm की डिस्टेंस आ रही थी तो मैं इतना डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊँगा, बस दैट्स इट। आपको भी इक्वल स्टिरअप्स ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये स्टिरअप्स की वर्टिकल लाइंस हो गई। अब इसमें आपको बेंट अप भी दिखाना है। बेंट अप के लिए मैं जनरली L/4 से L/7 के बीच रखता हूँ, कहीं कहीं L/10 भी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली डिस्टेंस नाप लेनी है। मैं ज़रा इसको डार्क कर दूँ। हाँ, आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने L/5 लिया, ठीक है। तो आपका क्लियर स्पैन है यहाँ पे 4 मीटर, ठीक है। तो बटे 5 किया तो ये आया 0.8 मीटर, ठीक है। ये मीटर में है, इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ इतना आ रहा है, और मैं इसको मिलीमीटर में चेंज करूँगा तो 32 मिलीमीटर यानी कि 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो अगली वैल्यू है ये आपको कहाँ से लेनी है, ये आपको इस अंदर वाले किनारे से नापनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से वैल्यू और रखनी है
जो आपकी मेन रीइंफोर्समेंट है वहाँ से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, ये रहा 3.2 यहाँ पर। अब देखिए जो आपकी बेंट अप बार है वो 45 डिग्री पर बनेगी यहीं से ऊपर, और इसको मैं रेड कलर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेन रीइंफोर्समेंट बार का ही पार्ट है। मतलब मेन रीइंफोर्समेंट में अगर आपकी 5 बार हैं तो उनमें से 2 बार ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और बाकी स्ट्रेट चली जाएंगी। तो क्योंकि ये मेन रीइंफोर्समेंट में से आपने मोड़ के ऊपर ले गए और आगे ला के घुमा दिया, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी करूँगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया मेन रीइंफोर्समेंट बार का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें इसका क्रॉस सेक्शन बनाना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए क्रॉस सेक्शन वैसे तो इनके प्रोजेक्शन से ही बनता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या दिक्कत है कि अगर हम प्रोजेक्शन से फिगर बनाने पर गए तो फिगर बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि इसका स्केल जो है 25 का, उस पर अगर हम इसकी जो डेप्थ है, मैं आपको सिर्फ बनाने के लिए बता रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाओगे तो स्केल पे भी बना सकते हो। जो इसकी डेप्थ है 530, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25, ये आ रहा है 21.2 mm, ठीक है। तो अब 21.2 mm, मैं अभी ये फिगर रफली ही रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक अंदाजे से फिगर अभी इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ होगी और आप लोगों को भी दिक्कत आएगी। तो अगर आए तो आप वही सॉल्यूशन करें जो मैं करने वाला हूँ। अब इसमें जो बार्स बनाएंगे ना, पहले तो आपको 4 बार दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। ऊपर भी हैंगर बार दिखानी पड़ेंगी, ठीक। और इसको चारों तरफ से राउंड भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ स्टिरअप्स लगा हुआ है, ठीक। वो बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्चुअल फिगर है वो बनेगी प्रोजेक्शन के ही हिसाब से, ठीक है। जो इसका प्रोजेक्शन होगा उसी पे बनेगी। और क्योंकि मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। अदरवाइज़ आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी इस विड्थ का प्रोजेक्शन आगे बढ़ाना है और फिगर बना देनी है, ठीक है। चलिए मैं इस फिगर को क्रॉस सेक्शन की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरली इसकी डिटेल समझ में आ जाए। और हाँ, एक चीज़, ये सेक्शन है किस किस जगह पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी बेंट अप बार्स दी जाती हैं या फिर आप बार का जो स्टिरअप्स है, ये हरी वाली लाइंस, इनको अगर पास या दूर कर रहे हो तो आप 2 सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक सेंटर में और एक साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले केस में अभी जब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि इसके 2 सेक्शन आपको क्यों बनाने। अगर आप बेंट अप बार नहीं दे रहे हैं तो आप सिंगल सेक्शन बना दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। पर अगर आप बेंट अप बार दे रहे हैं तो आपको फिर 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे, एक सेंटर पे और एक बेंट अप बार के आगे कहीं भी ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक। तो पहला सेक्शन ये ए डैश है और दूसरा सेक्शन ये बी डैश है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, ठीक। अब देखिए, इन क्रॉस सेक्शंस में आपको वो डिटेल्स दिखानी है जो आप इसमें नहीं दिखा पाए। जैसे नीचे कितनी बार है, तो नीचे 5 बार है, ठीक है। ऊपर आपकी 2 बार है, जो कि आप उन्हें हैंगर बार्स कह लीजिए या फिर एंकर बार्स कह लीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैं अभी थोड़ी सी और स्पेस क्रिएट कर दूं, ये अभी भी पूरी तरह से बन नहीं पाएगा। ठीक है। अब ये फिगर है ए डैश पर, ठीक है, और बी डैश पर आपकी फ़िगर चेंज होगी क्योंकि नीचे की 2 बार्स, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दूँ तो 1 2 3 4 और 5, जो 2 और 4 नंबर वाली बार हैं वो उठ के ऊपर चली गई, ठीक है। तो अब नीचे कितनी बची, क्योंकि इस पॉइंट के आगे ऊपर चली गई, तो यहाँ पर बची नीचे 1
इसको थोड़ा सा सेंटर में रख लें। एक्चुअली स्टिरप्स बनानी है ना, तो स्टिरप्स के लिए जगह छोड़नी पड़ती है थोड़ी सी, वरना वो लाइन बाहर वाले कवर से क्रॉस करती है। 3 ये हो गई, और यहाँ पर ऊपर होंगी एंकर बार्स तो 2 होंगी, इसकी भी 2 बार्स ऊपर गई होंगी, जो कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब इनको बस स्टिरप से कवर करना है। स्टिरप से कवर करने के लिए ठीक है, यहाँ पर इसको हुक कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी करना है, ये और ये यहाँ पर भी आपको इस एंड पर ही हुक देना है। ठीक है, और ये आपकी बार्स पे स्टिरप्स हो गया। ठीक, अब सिर्फ इसकी नेमिंग बाकी रहती है, तो नेमिंग आसान है। नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, जो बार का जो डायमेंशन है बस उसी को आपको मेंशन कर देना है। जैसे मेन बार्स 14 mm 5 की हैं, और ये 5 हैं, तो इसके आगे 5.no लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी स्टिरप्स हैं। स्टिरप्स आपकी दी हुई हैं 8 mm 5 2 लेग्ड, तो है 8 mm 5 2 लेग्ड स्टिरप्स। ठीक है, इसके बाद आपकी हैंगर बार है। हैंगर बार के लिए भी आपको डायमेंशन वैसी देनी पड़ेगी। एट mm 5 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद सपोर्ट आपका 300 mm का है, जो आपने बेंटअप लिया था इस पॉइंट से ये था L/5, वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर ली जाएगी, जितनी आई थी उतनी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद और कोई डायमेंशन इसमें, हाँ स्पैन बचा है, तो इसका स्पैन है 'क्लियर स्पैन और इफ़ेक्टिव स्पैन। 4 मीटर आपका क्लियर स्पैन है और 4.6 मीटर इफ़ेक्टिव स्पैन है सेंटर टू सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना दूँ। ये है 300 mm, ठीक 300, और ये आएगा यहाँ सेंटर तक, ये हो गया 4.6 मीटर। ठीक है, इसके नीचे आप थोड़ा सा और डिटेल में भी लिख सकते हैं अगर आपको मन हो तो। सेक्शन एट ए डैश, सेक्शन एट बी डैश। ठीक है, तो ये इतनी डिटेलिंग आपको देनी है। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेस हो आराम से, तो आप यहाँ पर कवर भी लिख सकते हैं। ये एंड कवर है। ठीक है, ये 35 mm लिया गया था। यहाँ पर आपका इफ़ेक्टिव कवर है। अब क्योंकि मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख पाऊँगा। आप यहाँ इसका बार के सेंटर से बीम के लोएस्ट कॉर्नर तक आपका होता है इफ़ेक्टिव स्पैन। तो इफ़ेक्टिव स्पैन हमने लिया था, इफ़ेक्टिव स्पैन 25 mm। ठीक है, तो
आई थिंक डिटेल सारी कंप्लीट हो गई है, इसमें और कोई सेक्शन बचा नहीं। हाँ, एक डायमेंशन और बची है सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझसे मिस हो रही थी, इसकी डेप्थ ऑफ बीम जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी 530 mm, ठीक है। और विड्थ ऑफ बीम 270 mm, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि क्रॉस सेक्शंस जो थे मैंने डायमेंशंस को बड़ा करके दिखाया ताकि आपको वीडियो में समझ में आए। आप जिस भी स्केल पर इस फिगर को बनाएं, मैंने इसका स्केल 1:25 रखा है। आप जिस भी स्केल पर दिखाएं, क्योंकि आप शार्प पेंसिल से बनाओगे तो जितना इसका सेक्शन आपकी विड्थ यहाँ पर है इसी का प्रोजेक्शन लेके बना देना, इजीली बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझाने में और एक्चुअल करने में डिफरेंस ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक। तो आप सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम समझ गए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि हम और आगे भी इस वीडियोस को ऐसे ही इंक्रीज़ करते रहें। तो चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे। इसमें मैं आपको कैंटिलीवर बीम और उसके बाद कंटिन्यूस बीम या टी बीम के बारे में भी आके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम को जितना बेसिक आप जानते भी होंगे, कैंटिलीवर बीम क्या होती है। जो बेसिक डिफरेंस है सिंगली और कैंटिलीवर में कि कैंटिलीवर बीम हमेशा सिर्फ एक साइड के सपोर्ट से जुड़ी रहती है और इसका एक एंड फ्री होता है, ठीक है। एक एंड फ्री होगा, हैंगिंग होगा, और दूसरे साइड से फिक्स एंड होगा किसी सपोर्ट के अंदर, ठीक है। इस टाइप की बीम को कहते हैं कैंटिलीवर बीम। इसमें और सिंगली या डबली दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि ये वाली बीम में जब लोड इसके फारदेस्ट एंड पर, सबसे दूर वाले एंड पर आता है, तो ये इस तरह से नीचे की तरफ को झुकती है, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये बीम गोल होती है, ये बीम आगे की तरफ को झुकती है। तो जो इसके और इसमें डिफरेंस है कि इसका जो नीचे वाला जो बीम का जो निचला पोर्शन होता है, बॉटम, वो टेंशन में होता है, ठीक है। और इस वाली बीम का जो टॉप वाला एंड होता है, ये जो टॉप सरफेस है वो टेंशन में होती है, ठीक। क्योंकि आगे की तरफ को झुक रही है, तो जो ऊपर का सरफेस है वो खिंच रहा है और जो नीचे का सरफेस है वो दब रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी जो एक्चुअल लेंथ या शेप है उसको मेंटेन रखने की कोशिश में ऊपर वाला जो होता है वो टेंशन में आ जाता है और नीचे वाला कंप्रेशन में, जबकि इसमें उल्टा होता है, नीचे वाला टेंशन में होता है, ऊपर वाला कंप्रेशन में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैंटिलीवर में और आपकी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में। इसकी ड्राइंग फिगर में इसमें क्रॉस सेक्शन हम लोग नहीं बनाते क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इवन नहीं होता। यहाँ पर सेक्शन कुछ और होता है, यहाँ पे सेक्शन कुछ और होता है, इसलिए हम इसका सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल व्यू बनाते हैं। तो कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको एक बीम बनानी है जिसका फ्री एंड पे 200 mm डेप्थ है और फिक्स एंड पे 600 mm डेप्थ है, ठीक है। स्केल हम इसमें भी 1:25 ही रखेंगे। तो 200 डिवाइडेड बाई 25 वैसे भी 8 आ गया, ठीक है। तो 8 mm इसकी डेप्थ रहेगी फ्री एंड पे, ठीक है। और इसकी 600 के हिसाब से मैं यहाँ नोट डाउन कर ले रहा हूँ, 8 mm फ्री एंड पे और 600 डिवाइडेड बाई 24 mm डेप्थ रहेगी फिक्स एंड पे, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो स्पैन है, ठीक है। तो क्लियर स्पैन है 2.5 मीटर, 2.5 डिवाइडेड बाई 25 0.1 मीटर, ठीक है। मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको 10 सेंटीमीटर का स्पैन रखना है और ये क्लियर स्पैन है, ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव स्पैन नहीं है, ठीक। तो ये मैं सपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट की विड्थ दे रखी है 300 mm, 300 हमने इससे पहले भी निकाला था, 300 डिवाइडेड बाई 25 ये आएगा 12 mm, ठीक है। तो इससे 12 mm पीछे यहाँ पर मैं एक लाइन और खींच ले रहा हूँ। अब यहाँ से आपको जो फिक्स एंड है या जो आपका 600 mm का डेप्थ वाला है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉप से, क्योंकि जनरली जो कैंटिलीवर बीम होती है वो टेपर्ड फॉर्म में होती है, वो कंपलसरी नहीं है पर टेपर्ड फॉर्म में ही रखी जाती है, ठीक है। क्योंकि जो एंड वाला कोना होता है वहाँ पे आपका मोमेंट मैक्सिमम होता है, शेयर मिनिमम हो जाता है, इसलिए सेक्शन को हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लियर स्पैन है वो है 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर ही है, हाँ जी। क्लियर स्पैन है 2.5 मीटर डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ रहा 0.1 इंटू 1000, ये आएगा 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं बाहरी किनारे से, ध्यान रखिएगा, बाहरी किनारे से ले रहा हूँ, ये आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 सेंटीमीटर, ठीक। करीब 2/3 तक हम वॉल में इंसर्ट भी रखते हैं ताकि हमारा सपोर्ट बना रहे। तो ये हो गया। इसके बाद अब अगली चीज़ है यहाँ वाली डेप्थ। तो यहाँ 8 mm आई थी और अंदर वाले पे 24 mm थी, ठीक है। तो मैं सबसे ईजीएस्ट वे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब ट्रिक्स आपको याद रहें तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में, ठीक है। अंदर आ रहा है 24 mm, ठीक। तो 24 mm यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। मुझे बस इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद ठीक, अब इसके बाद आपको इसकी रीइंफोर्समेंट दिखानी है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट भी तरीका वही है कि इसमें पहले आपको मेन बार और टेंसाइल और हैंगर बार दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर केस उल्टा होता है क्योंकि टेंसाइल बार ऊपर होती है, तो इसीलिए टेंसाइल बार यानी मेन बार ऊपर चली जाती है, हैंगर बार नीचे चली आती है, ठीक है। तो मेन बार्स यहाँ पर दे रखी हैं 14 mm की। फिर वही चीज़ है, इस यहाँ पर बार्स के साथ ध्यान रखिए, बार में आपको स्केल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसको एक सिंगल लाइन से थोड़ा सा मोटा ताकि खींच दिखाई दे, बस इतना मोटा खींच दीजिए, ठीक है। तो आपको 14 mm 5 की बार लगानी है। और हाँ, यहाँ पर कर्टेलमेंट का भी केस है, ठीक है। मैं कर्टेलमेंट आपको बताऊँगा कर्टेलमेंट क्यों की जाती है, क्योंकि आगे जाके बार की ज़रूरत कम होती है, धीरे धीरे शेयर फोर्स घटता चला जाता है, बार की ज़रूरत कम होती है तो हम बार्स को कट करते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आपको पहले तो इसको हटा दिया जाए, क्लियर कवर, इफ़ेक्टिव कवर, वो सारी चीज़ें पहले जैसे ही चलेंगी, ठीक है। इस वाली बार को बेंड करके नीचे तक लाते हैं ताकि जो जॉइंट है वॉल और या सपोर्ट और बीम में वो प्रॉपर बना रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं ये आपका मेन बार हो गया ऊपर वाला और नीचे आपका हैंगर बार, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग करेक्शन कर दूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आए। ये बार यहाँ तक और नीचे वाली भी यहीं तक, ठीक है। एंड तक जाके ख़त्म हो जाती है दोनों बार्स। एक्चुअली मार्कर से बनाने की प्रॉब्लम हुई है, मार्कर में थोड़ा सा अब बहुत फाइन लाइंस नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी स्टिरप्स बनानी है, ठीक। स्टिरप से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कर्टेलमेंट क्या होता है कि जैसे आप इस एंड से शुरू करते हो तो जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस एंड पर मूवमेंट सबसे कम होता है और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो क्योंकि इधर लोएस्ट होती है इसीलिए इस एंड पर हम लोग बार्स को धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तो साइड व्यू है, अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बार जाएंगी। मान लीजिए 5 बार का सेटअप है, ठीक है। ये आपका फिक्स एंड है, ये आपका फ्री एंड है। अभी मैं ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ, इसी को ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ। तो जो यहाँ पर सेटअप होगा उस सेटअप और इस सेटअप में क्या चेंज होगा कि जब यहाँ पर मैक्सिमम था बेंडिंग मोमेंट तो हमने बार 5 की 5 रखी, यहाँ पर आते आते मिनिमम हो जाता है, ठीक है, या लगभग 0 हो जाता है क्योंकि हम जब ख़त्म ही हो गया तो उसके आगे क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है 5 बार की, तो हम क्या करते हैं, इनमें से 2 बार को या हाफ बार्स को बीच में ही कट कर देते हैं, मतलब थोड़ा पहले कट कर देते हैं, बाकी को लास्ट तक ले आते हैं। ये डिज़ाइन प्रोविज़न है ताकि हमारे पास कुछ जो बार का जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको। कर्टेलमेंट उसमें दे रखी है, कर्टेलमेंट दी है पहली 2.02 मीटर पे, ठीक है। तो 2.02 मीटर आपका कितना होगा, 2.02 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। ये आ रहा है 0.0808,
इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 80.8 mm या फिर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मोटी मोटी भाषा में कहें तो 8.8, ठीक है। तो ये वाला जो पहला कर्टेलमेंट होगा वो कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस जगह पर, ठीक। तो यहाँ पर आपको बार को हल्का सा नीचे करके दिखा देना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक कर्टेलमेंट यहाँ पर हो गया है और जो बची हुई बार्स हैं वो आगे तक चलेंगी। अगर यहाँ बीच में भी कोई कर्टेलमेंट होता तो आप इसके लिए भी एक छोटी सी ड्रॉप करते लाइन और बाकी आगे बढ़ा देते, ठीक है। तो ये इसकी पहली चीज़ होगी, कर्टेलमेंट आप समझ गए क्या होता है। इसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 2.02 के बाद आगे की है जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी स्टिरप्स, ठीक है, स्टिरप्स इसकी 8 mm 5 की 2 लेग्ड है। तो आपको सिंपली जैसे पहले मैंने निकाला था 8 mm 5 300 mm, तो 300 mm के लिए 300 डिवाइडेड बाई 25, ये 12 mm आ रहा है, ठीक है। तो हम बस इस एंड से 12 mm की वैल्यू मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये आपकी स्टिरप्स हो गई। अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, ये जो मेन बार है, मेन बार को टर्न करके नीचे तक लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन बार्स को हैंगर बार से बांध दिया जाता है, स्टिरप्स ऊपर से आ रही हैं, स्टिरप्स लगा दी जाती हैं और इसके बाद आपको इसकी सिर्फ डायमेंशंस लिख देनी है, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट की आपकी जो विड्थ है वो है 300 mm, ठीक है, ये 300 mm है। जो इसका क्लियर स्पैन था वो 3 मीटर 2.5 मीटर था। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2.5 मीटर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कर्टेलमेंट भी ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आपने कर्टेलमेंट किया है तो। मैं पहले पूरी लाइन खींच रहा हूँ, बाद में कर्टेलमेंट डाल दूंगा उसी पे, ठीक है। यहाँ पर है पहला, ठीक, तो एक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। वैल्यू इसकी कितनी है 2.02 मीटर और यहाँ पर है 0.48 मीटर, ये रिमेनिंग वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपकी डेप्थ है 200 mm, ठीक है, और यहाँ पर आपकी डेप्थ है 600 mm, ठीक है। इसके बाद आपकी जो मेन बार्स, एंकर बार्स और सारी बार्स हैं उनकी नेमिंग बची है बस। तो ये आपकी मेन बार्स हैं, ठीक है। मेन बार की वैल्यू यहाँ पर हमने रखी है 14 mm, 5 नंबर। नीचे आपकी हैंगर बार है, हैंगर बार की वैल्यू है 8 mm 5, 2 नंबर, ठीक है। एनो ज़रूर लिख दीजिएगा वरना पता नहीं चलेगा कितनी बार आपने डाली है। ये आपकी स्टिरप्स हैं, स्टिरप्स भी आपकी 8 mm 5 2 लेग्ड है, ठीक है। तो 8 mm 5 2 लेग्ड हो गई और हाँ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 300 mm सेंटर टू सेंटर स्टिरप्स। और बाकी आपका सारे डायमेंशन जितनी आपकी क्वेश्चन में गिवन थी मैंने सारी लिख दी। कोई अगर रह गई हो तो आप अपने कॉमन सेंस से भी लगा लेना। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि कैंटिलीवर कैसे बनता है, ठीक है। अब एक चीज़, इसमें क्रॉस सेक्शन बनता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, बट अगर कहीं कोई आ जाता है या किसी पार्ट का आपको दिखाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, उस पार्ट पे लाइन कट करके, ठीक है, और वहीं से प्रोजेक्शन लेके जितनी विड्थ होगी उतनी विड्थ आप प्रोजेक्ट कर दोगे आगे और उसी विड्थ का आप डायमेंशन बना दोगे, ठीक है। जैसे मैं एक रफली आपको करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो आपने ये 2 स्लैंट हाइट ली हैं, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा सा लंबा है, जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि
इस पॉइंट से मान लीजिए आपने सेक्शन निकाला, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्योंकि थिकनेस बढ़ रही है तो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस क्या होगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस दूरी के हिसाब से, ठीक है। उसका छोड़िए, सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको सेक्शन ही बनाना है तो इस पॉइंट से आगे यहाँ एक प्रोजेक्शन और इसी के बराबर का यहाँ एक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये डेप्थ आ गई। अब ये डेप्थ इक्वल टू इतनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको जैसे बार्स दिखानी है वैसे दिखा दीजिए और क्रॉस सेक्शन इसका बन जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका सेक्शन वेरिएबल रहता है इसीलिए कैंटिलीवर बीम का क्रॉस सेक्शन नहीं बनाया जाता। जितने भी आइडियाज़ हैं वो आपको साइड सेक्शन से लॉन्गिट्यूडनल व्यू से आपको इसके पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम था। कैंटिलीवर बीम की बेसिक ड्राइंग डेफिनेशंस यही है। बाकी सब चीज़ें जो कॉमन है इम्प्लीमेंट सेम होनी है वो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो के थर्ड पार्ट में हम देखेंगे डबली रीइंफोर्स बीम या द्वि प्रबलित धरण कैसे बनती है, ठीक है। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड का बिल्कुल बेसिक सा अंतर है। इसमें जो हैंगर बार्स हैं या एंकर बार्स हैं उसमें ये नहीं होती, उसमें ये भी आपकी मेन बार की तरह ही काम करती है, मतलब कंप्रेशन जोन में भी आप बार डालते हो, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है 1.5 m सिग्मा CB, ठीक है। ये सिंगली रीइंफोर्स्ड का बेसिक फार्मूला है कि भाई परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील इज इक्वल टू 1.5 इंटू एम इसमें मॉड्यूलर रेशियो है और सिग्मा CB बराबर परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। तो होता क्या है कि सिग्मा SC यानी कि ये टेंशन में है, ठीक है। स्टील इन टेंशन, तो ये टेंशन के लिए है और ये कंप्रेशन में लिए है, ठीक है। तो टेंशन और कंप्रेशन का जो रिलेशन है उसमें 1.5 गुना और मॉड्यूलर रेशियो गुणा करते हैं तब ये बराबर पहुंचता है, ठीक है। तो स्टील की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, स्टील टेंशन में जितना बियर कर लेता है कंप्रेशन में उतना बियर नहीं करता है। टेंशन में कंप्रेशन में उससे काफ़ी कम बियर करता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है वो स्पेसिफिकली तभी यूज़ होती है जब आपके पास कोई बहुत ऐसा टास्क हो जो सिंगली रीइंफोर्स्ड से पूरा ना हो पाए। अदरवाइज़ ये हमेशा अनइकोनॉमिकल रहता है क्योंकि इसका जो कंप्रेशन जोन का स्टील बार है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि स्टील कंप्रेसिव फोर्सेस में बकल करने लगता है, ठीक है। पतली बार है, आप उसको अगर अंदर की तरफ को दबाओगे तो वो बकल करेगी, ठीक है। टेंसाइल में तो खिंच जाएगी, ऐसे में बकल करेगी। तो इसीलिए इसका यूज़ तभी किया जाता है जब बहुत स्पेसिफिक पर्पज़ हो, जहाँ पर आपके पास डेप्थ रिस्ट्रिक्ट हो, डेप्थ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। लोडिंग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या नंबर ऑफ बीम्स लिमिट कर दी गई हो कि इससे ज़्यादा बीम्स नहीं डाल सकते, तभी हम डबली रीइंफोर्स पे शिफ्ट होते हैं। अदरवाइज सिंगली रीइंफोर्स भी ही बनाते हैं। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए बनाने में क्या है, बनाने में जितना मैं आपको बता रहा हूँ आई थिंक आप लोग अब तो काफ़ी समझ गए हैं अब तक। जैसा मैं स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है, देखिए इसमें और जो आपका डबली रीइंफोर्स्ड बीम है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है बस इतना ही है। ज़रा हेडिंग डाल दूँ इसकी। देखिए डबली रीइंफोर्स्ड बीम और सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में फ़र्क सिर्फ इतना है, वही टेंशन और कंप्रेशन वाला, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिगर बिल्कुल सेम बनती है। फिगर में फ्रंट यानी लॉन्गिट्यूडनल व्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ सेक्शनल व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए वीडियो बेवजह लंबा ना हो इसके लिए मैं इस टॉपिक को शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी एक बीम और बची है, ठीक है, टी बीम। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। ये पार्ट बिल्कुल सेम है डबली रीइंफोर्स्ड का भी, आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है। स्पैन, लेंथ, विड्थ, डायमीटर और डेप्थ सब सेम होगी। जो आपका साइड व्यू बनेगा, साइड व्यू में क्या होगा, इस तरीके से अब आपकी 2 हैंगर बार्स नहीं रहेंगी, अब आपके नंबर ऑफ बार्स ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है, और नीचे भी बढ़ जाएंगे, या हो सकता है यहाँ पर आपके बार्स आपको डबल लेयर में भी देखने को मिले, ठीक है। इनके बीच की भी स्पेसिंग होती है। तो इस तरीके से ही सेक्शन चेंज होता है और कोई फ़र्क नहीं आता डबली रीइंफोर्स्ड और सिंगली रीइंफोर्स्ड में। हाँ ध्यान रखिएगा, आप डबली रीइंफोर्स्ड के केस में इसको हैंगर बार या एंकर बार मत लिखिएगा, वहाँ पर कंप्रेशन बार इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से स्टिरप्स इसमें भी वही सेम रहेंगी। मैं देखिए ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स अब इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उन्हें
एक गाइडेंस मिल जाए तो वो काम कर लेंगे। ठीक, बेवजह वीडियो को लंबा खींच के मैं अपना वॉच टाइम तो बढ़ा लूँगा, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी देखना नहीं चाहेंगे और कोई एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट करा के आपका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डबली रीइंफोर्स बीम और सिंगली रीइंफोर्स बीम में इतना ही अंतर है। फिगर आ जाएगी, आप सेम फिगर बना देना, बस इसके क्रॉस सेक्शन में ऊपर वाली बार्स को हैंगर बार या एंकर बार मत लिखना। दूसरा, उसको नंबर ऑफ बार्स 2 से ज़्यादा ही रहेंगी, 2 नहीं रहेंगी। ठीक है, 3 4 वो डिपेंड करता है कि कितना कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, उसके स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग एक बार कितना बियर कर सकती है। अगर मान लीजिए 100 न्यूटन आ रहा है और एक बार 10 बियर कर सकती है, तो आपको 10 बार डालनी पड़ेगी। तो वो एक बार का स्ट्रेंथ और टोटल आने के रेशियो के बीच का वैल्यू होती है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन से उससे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो डबली रीइंफोर्स का भी आप समझ गए कि सेम सेक्शन बनेगा और 2 पार्टें बनेगा। हाँ, अगर उसमें बेंटअप लगेगी तो वहाँ भी 2 बार बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया सिंगल रीइंफोर्स, कैंटिलीवर बीम और डबली रीइंफोर्स बीम। ठीक है, इसके बाद आपका टी बीम है। तो चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। चलते हैं वीडियो।